नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हरियाणा में बिनसर डेयरी फार्म पर। ये गायों का फार्म है और आपने ऐसा नायाब फार्म अब तक नहीं देखा होगा। यहाँ पर दीपक जी हैं जो बहुत सारी एमएनसी में काम कर चुके हैं। उसके बाद अपना इन्होंने डेयरी फार्म शुरू किया और इस फार्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। इवन ये गोबर से भी वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे देसी घी, दूध, घी, मक्खन, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, जो भी दूध से तैयार हो सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट, सभी पर ये काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको दीपक जी से और जानेंगे इनके इस हाईटेक डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके डेयरी फार्म पर आए हैं। आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने डेयरी फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को, आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। आज हम जो है बिनसर फार्म पे हैं, जो कि जाटी गांव ज़िला सोनीपत हरियाणा में है। और हमारे गांव में जो हमने ये फार्म अपनी ज़मीन पे सेटअप करा है और हम एक टीम वर्क में यहाँ काम कर रहे हैं। 4 पार्टनर्स हैं हम इस वेंचर में और न्यूजीलैंड के साथ हमने जो है कोलैबोरेशन करा है। दीपक जी, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरी डेयरी तो नहीं है। मैं जो है इंजीनियरिंग करी मैंने, उसके बाद MBA करी जी। और ये सारा कंप्यूटर्स में करके हमने जो है IT में ही जो है नौकरी करी और विप्रो मेरी लास्ट कंपनी थी। आपने MNC में जॉब की। लोग आजकल कह देते हैं कमेंट में कि यार इंजीनियर होकर डेयरी फार्म कर रहे हो, कैसे हुआ आपका डेयरी फार्मिंग में आना? सही बात है, ये एक बड़े ताज्जुब की बात है कि भाई हमारा डेयरी से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो कंप्यूटर की पढ़ाई करी, कंप्यूटर में ही काम करा। तो कहीं ना कहीं भगवान आई थिंक कोई लिंक दे देता है कि भाई आपका रास्ता ये था और रास्ता ये चेंज होने वाला है जी। तो कहीं ना कहीं हमें भी जो है जब IT में काफ़ी दिन हो गए काम करते हुए, ये लगा कि भाई अब जो है सोसाइटी का कंट्रीब्यूट कैसे करें जी। अपनी लाइफ को तो हम पूरा भर रहे हैं, हम और लोगों के साथ भी कैसे जो है डेवलपमेंट का काम करें। तो कहीं ना कहीं फसलें भी देखी, एग्रीकल्चर के सिस्टम भी देखे, तब ये पाया कि डेयरी अपने आप में एक संपूर्ण टाइप का एक बिजनेस है जी, जिसमें ऐसी फसल है जो कि आप टाइम के साथ करते जाओगे और आपको उतना जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे ब्रीड डेवलपमेंट एक ऐसी फसल है कि आपको 10 साल 20 साल में फ़ायदा मिलता है उसका। शुद्ध दूध जो है मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है आज के टाइम में, जहाँ हर चीज़ मिलावटी है। तो शुद्ध दूध का कहाँ से आए, प्योर मिल्क या प्योर मिल्क का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो कहाँ से आए? तो दूसरे से लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अपना ही एक सिस्टम जो है हमने सोचा कि इसको अपने सिस्टम को हम खड़ा करें और किस तरह से एक इंटरनेशनल जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे हम यहाँ काम करें। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर गांव वाला बच्चा जिंदा रहा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद कहीं ना कहीं ये था कि चलो गांव की ओर। बिल्कुल, बचपन यहीं भी था। सारी जो सोशल सिस्टम हमने यहाँ से सीखा। मेरे जो पार्टनर्स हैं, सुखविंदर है, पंकज नवानी हैं, इवन हमारे जो अर्ल लेटरे हैं जो न्यूजीलैंड से हैं, उनका भी एक रूरल जो है बैकग्राउंड रहा है। तो सबका रूरल बैकग्राउंड रहा है और मुझे लगता है कि उस बैकग्राउंड में अगर आपका बचपन बीता है तो आपकी हमेशा एक इच्छा होती है कि भाई उसमें वापस कैसे जाया जाए। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, शहरों में जब चले जाते हो तो वहाँ के हिसाब से आप अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। गांव में वापस आना एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी। हमने जो है जब ये मन बना लिया कि भाई डेयरी करनी है, हालांकि हमारे घर वालों ने बड़ा इस पर वो करा कि भाई आपको इतना जो है एजुकेशन दी है, आप पे इतना पैसा खर्च किया और आप बहुत अच्छी एक जॉब कर रहे हो, अच्छे पैकेज ले रहे हो। तो वो लेकिन जब मन बन गया कि भाई ये करना है, इंटरनेशनल कनेक्ट भी मिले, तो शुरुआत हमने एक बड़ी नॉमिनल से शुरुआत करी थी। एक बैम्बू का शेड बनाया और जैसे लोग जो है दुधारू गाय से शुरू करते हैं, दुधारू लाइव स्टॉक से शुरू करते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज थी जी। मैं अपने घर में हमारे गाय भैंसें होती थी, लेकिन कभी पलट के देखा नहीं कि दूध बनता कैसे, जो आजकल जो है एक एक चीज़ का पता लग गया है। तो हमने 50 बछिया लेके आए थे और वहाँ से हमारी एक छोटी सी शुरुआत हुई थी। छोटा सेटअप लगाया, किराए पे लगाया बल्कि, और गुड़गांव से हम आते थे खाली ये देखने कि भाई इनको चाहिए क्या जी। हमारे पास कोई फार्मर का, किसान का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इनको पालना है, बड़ा करना, वो क्या है, क्या क्या सामान चाहिए इनके लिए और क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो ओवर द टाइम जब हमने देखा कि भाई इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं, तब हमने अगले कदम बढ़ाए। इसमें एक छोटी शुरुआत हमने 50 बच्चियों से करी थी। आपने ब्रीड से कौन सी से शुरुआत की थी? हमने ब्रीड तो मैं कहूँ काली सफ़ेद हम बोल देते हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन जो ब्रीड थी, HF जो होती है, HF जो, अगर हम यहाँ देखें
तो जैसे ब्लैक एंड वाइट है तो ये हम इसको HF बोलेंगे, और ब्राउन कलर की है वो जर्सी है। वो जर्सी है। हाँ, तो हमने जो शुरुआत करी थी, क्योंकि HF वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही दूध देती है, तो यहीं से हमने शुरुआत करी थी। हालांकि हमें तो कंप्यूटर की नॉलेज थी, गाय की नॉलेज भी थी नहीं। तो जब हम अपना कंप्यूटर डीलर के पास लेके गए कि जी हमें इस तरह की गायें चाहिए, तो डीलर और जो इस तरह का हमारा सिस्टम बना हुआ है इंडिया में, बड़ा बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। ख़राब बच्चियाँ दे दी, नॉन डिस्क्रिप्टिव बच्चियाँ दे दी, जिसकी ब्रीड प्योरिटी नहीं थी। तो हमने जो है HF खरीदी, दिखती HF थी वो, लेकिन उसके ब्रीड कैरेक्टर जो है प्योर HF की तरह नहीं थे। मतलब उन्होंने समझा कि ये लैपटॉप वाले बाबू हैं, इन्हें लूटो, बस लूटो या अपना धंधा चलाओ, ये समझ नहीं पाएंगे। हमने एक गाय को खरीदने के लिए 3 गायें खरीदी, 2 बेकार थी, उसमें से एक फिर भी ठीक निकली। तो आप सोचो मतलब कितना एक नुकसान हो जाता है इस चीज़ से। तो वहाँ से शुरू करके आज मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा आपका फार्म है और बहुत बड़ा लाइव स्टॉक है। अभी कितनी गायें हैं आपके फार्म पर? टोटल लाइव स्टॉक हमारा 500 प्लस है। 500। हाँ जी। दूध देने वाली कितनी है? दूध देने वाली इस टाइम लगभग 210 है। 210। और लगभग हमारा 4200 लीटर का जो है मिल्क प्रोडक्शन। 4200 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन है आपका। जरूरत होती है इनके लिए फीड की। हाँ। आप फीड में क्या क्या देते हैं इनको? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। वो खाली ज़रूरत नहीं है, एक डेयरी कमर्शियल का एक बहुत बड़ा पार्ट है जी। मैं एक गाय रखूं, 10 रखूं या 100 रखूं, वो उसका कमर्शियल जो एंगल है वो हमें समझना चाहिए। और फीड जो है वो 70% कम से कम हमारी कॉस्ट का पार्ट है जी। और डेयरी में जो बचत है मैं कहूँगा वो इसी में छुपी हुई है जी। अगर इसको हम ढंग से बना ले तो जैसे आपने पूछा, फीड में मैं कहूँगा 3 मेन चीज़ें हैं जी। एक तो मक्की का साइलेज, अच्छा, बहुत ज़रूरी है कमर्शियल डेयरी के लिए, पूरा साल एक जैसा सिस्टम बनाने के लिए, दूध को एक जैसा रखने के लिए। दूसरी जो चीज़ है हमारा दाना, दाने में हम खुद फॉर्मुलेट करते हैं, हमने अपने टूल बनाए हुए हैं जी। और वो हम इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं कि जो हम हरा चारा दे रहे हैं, जो तीसरी चीज़ जो है, जो हरा चारा दे रहे हैं उससे प्रोटीन एनर्जी कितनी पूरी होगी, उसके बाद जो हमारा दाना है उससे कितनी पूरी होती है जी। ऐसा नहीं खाली बैग खोल के हमने डाल दिया, उसको हम टेस्टिंग भी करते हैं, उसमें प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें एक प्रोफाइल देखते हैं और तब जाके हम फीड का एक पार्ट बनाते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारा जो TMR हम बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन, खाली मशीन ही नहीं, हम उसको मिक्स करके क्या दे रहे हैं। तो हरा चारा जैसे हम देख रहे हैं जी, हरा चारा है, और बिल्कुल ये हरा चारा अगर मिल जाए उनको तो उनको प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है जो बढ़ने के लिए उनकी ज़रूरी। तो हरा चारा हो गया, साइलेज हो गया हमारा मक्की का, और दूसरा हमारा फीड, तीसरी हमारी फीड जो कंसंट्रेट बोलते हैं, जिसको कंसंट्रेट बोलते हैं, जो दाना बोलते हैं, खल बिनोले बोलते हैं, वो है। तो 3 चीज़ें हम इसमें जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब आप कंट्रोल्ड भी देते हैं डाइट इनको, और एक तरह से मीटर डाइट देते हैं कि एक पर्टिकुलर नपी तुली डाइट इनको दी जाती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ आप देखोगे ग्रुप बने हुए हैं जी। जैसे ये ग्रुप है जो 4 से लेके 8 महीने का बच्चियां हैं, जो बच्चियां हैं ग्रो हो रही हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। इनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, जल्दी ग्रो करना है, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए जी। इसके बाद फिर अलग ग्रुप आ जाता है जी। फिर उसके बाद जब ये 12 महीने की हो जाती हैं तो एक ग्रुप आ जाता है जहाँ हम इनको वजन बढ़ा के फिर ब्रीडिंग करनी शुरू करते हैं। तो हर ग्रुप की, हर स्टेज की, जैसे हमारे ह्यूमन में भी है, हर बचपन की या हर एडल्ट की वो एक स्टेज है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ भी वही जो है प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि भी हम उनकी ज़रूरत को समझें, उसके हिसाब से ग्रुप बनाएं और उसके हिसाब से हम उनको न्यूट्रिशन दें। दीपक जी, आपने बताया कि 4200 लीटर रोज़ का प्रोडक्शन है दूध का आपके यहाँ पर, और 200 गाय लगभग आपकी दूध दे रही हैं। हाँ जी। तो कहाँ से और कहाँ तक रेंज है गाय के दूध देने की आपके फार्म पर? देखिए, जो हमारी अपनी बच्चियाँ हैं, जिस तरह से हमने ब्रीडिंग शुरू करी जी, वो 20 से 25 लीटर अपने पहले ब्यात में शुरू करते हैं जी। और अगर ग्रुप्स की बात करो तो हमारे पास 40 लीटर का एक जैसे ग्रुप है जी। उसके बाद हमारे पास 30 लीटर का एक ग्रुप है, और उसके बाद हमारा जो लोवेस्ट जो ग्रुप है वो 10-12 लीटर वाला है, जहां हम उसको ड्राई करने शुरू कर देते हैं। बाखड़ी हो जाती है जिसको कह देते हैं। हाँ जी। और हम इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम कम से कम 2 महीने देते हैं उसको ड्राई पीरियड में। अच्छा। सो दैट वो अगले ब्यात के लिए अपने दूध को, शरीर को तैयार करे और अपने बच्चे को भी तैयार करे। तो 2 महीने हम उसको बिल्कुल ड्राई रखते हैं। मतलब आप मिल्क प्रोडक्शन नहीं लेते जब वो ब्याने वाली होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2 महीने एक मैं कहूँगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कम से कम इतना टाइम देना चाहिए जब वो अगले ब्यात में आए। एक रेस्टिंग पीरियड जो है उसको देना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ ये बच्चियाँ हैं, हाँ, बच्चियाँ कितने दिन में क्रॉस हो जाती है और कितने दिन में वो फिर से ब्याह लेती है?
जैसे मैं पहले बता रहा था एक ये बहुत इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हाँ जी वो किस तरह से सिस्टम में आ रही है जी और अगर हम इसको जो मैट्रिक्स है अगर 14 महीने में या मैं कहूँगा 24 महीने में अगर वो बच्चा दे दे तो वो सबसे अच्छी बच्ची आपने तैयार कर ली। अच्छा मतलब 2 साल में अगर उसने बच्चा दे दिया है, दूध देना शुरू कर दिया है, तो आपका जो न्यूट्रिशन है या आपकी जो देख रेख है बच्चिया की बहुत बढ़िया है। तो 2 साल में वो बच्चा दे दे और वो अपना जो है ब्याज शुरू कर ले। आपने अपने फार्म में बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीनें लगाई हुई हैं, जैसे फीड भी तैयार करने के लिए, और जो बेसिकली इसमें लेबर कैसे मैनेज करती है आपकी? देखिए मैं कहूँगा कि इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ ना तो लेबर पे डिपेंड हो सकते हैं हम और ना फुल्ली हम जो है मशीन पे डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि हमें एक इस तरह का बैलेंस बनाना है। तो जहाँ हमें मशीन की ज़रूरत है वहाँ हमने मशीन लगाई हुई है। जैसे चारा डालने के लिए हमारी एक TMR मशीन खड़ी है जी। सारा उसमें हम जो है चारा डालते हैं, मिक्स होता है और वो ऐसे डालता चला जाता है जी। तो इसी तरह दूध निकालने के लिए है, हमने दूध निकालने के लिए भी मशीन लगाई हुई है। लेकिन जहाँ एक आपको मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, भाई चारा ख़राब तो नहीं है, अब मशीन को तो ये नहीं पता चारा ख़राब डल रहा है, तो वहाँ आपके अपने लोग होने चाहिए और उन लोगों को आपको ट्रेन करना चाहिए कि भाई ये अच्छा चारा क्या है, ख़राब चारा क्या है। जैसे साइलेज है, हाँ जी, आजकल बहुत प्रैक्टिस में है, लेकिन साइलेज गलत भी हो सकता है अगर उसमें फंगस लग जाए तो। अगर बैग लीक कर गया तो फंगस आएगी उसमें, आएगी क्योंकि मॉइस्चर जाएगा, एयर जाएगी, एनारोबिक जो फर्मेंटेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है। तो हमें ये जैसे आपने लोगों की बात करी, तो फार्म में लगभग हम जो है 12-13 बंदे हैं हमारे पास जो कि देख रेख में हैं, डॉक्टर्स हैं इनसाइड, और बाकी जो स्टाफ है, मिल्किंग स्टाफ है, हमने क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है जी, टीम्स बनाई हुई हैं। इस तरह हमारे लगभग 5-6 बंदे खेती के हैं और वो मिला के लगभग 18-20 लोग हमारे हो जाते हैं टोटल, बाहर अंदर की बात करें तो। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े आपके यहाँ 3 या 4 शेड है ये बने हुए और बहुत बड़ा एक पैसा आपने लगाया हुआ है। कितने एरिया में आपका फार्म है और साइज क्या है इन शेड का और कितना आपने खर्चा किया इस पे? हमारा ये टोटल 11 एकड़ में फार्म है जी, जिसमें हमने ये जो शेड लगाए हुए हैं, एक जैसे मेजर मिल्किंग का शेड है जी, उसको जगह ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि धूप से हमें बचाना है उसको। फिर हमारा लेट मिल्किंग और जो है ये जो बच्चियाँ बड़ी हो रही है उनका शेड है, एक स्पेशली काफ शेड है जी। तो ये 3 शेड हमने इसमें जो बड़े लगाए हुए हैं। आगे और हम देखें जैसे हमारी गायें बढ़ रही हैं तो उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं जी। तो इसके लिए ये बड़े शेड ज़रूर लगता है कि हमने काफ़ी खर्चा करा हुआ है, लेकिन जब आप स्केल पे काम करते हैं ये खर्चे ज़रूरी हो जाते हैं जी, क्योंकि ये शेड लगभग 30 साल के लिए स्टेबल है जी। हमने जब शुरुआत करी बांस का शेड लगाया, ठीक है, एक नॉर्मल किसान की तरह हमने लगाया और ये पाया कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ढंग का लगाओ सो दैट आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर ना करते रहो, आप अपनी गाय पे ध्यान दो, मेन एसेट आपका वो है। तो कई बार ज़रूर लगता है कि भाई हमने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया, लेकिन अगर लंबे टाइम के लिए काम करना है तो उस तरह का सिस्टम आपको बनाना पड़ता है। वो हमने एक शेड जैसे हमने शुरुआती जो लगाया, थोड़े इन एक्सपीरियंस से थोड़ा पैसा बचा भी सकते थे, बट उस पर 1 करोड़ रुपये लग गए थे हमारे। 1 करोड़ रुपया? हाँ। क्या साइज है उस शेड का? उसका हमारा जो है 50 फुट वो चौड़ा है और लगभग 120 फुट वो लंबा है। टोटल फार्म जो एक एवरेज में आपका पूछ रहा हूँ, क्या कितना खर्चा किया आपने? हमने लगभग 6 करोड़ रुपए इस पे लगाए। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे 6 करोड़ रुपए? 6 करोड़ रुपए लगाए और उसके बाद फिर प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, वो सारा ऐड करते करते हमने इसमें 10-12 करोड़ रुपए टोटल लगा दिए। चलिए मार्केटिंग पे आते हैं। आपका इतना बड़ा मिल्क प्रोडक्शन है, उसको आप कैसे आप क्या क्या बनाते हैं उस मिल्क से और कैसे उसे सेल करते हैं, वो मॉडल बताइए जरा। मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जब हमने मार्केट शुरू करी तो हमारा दूध किसी भी रेट पे नहीं बिक रहा था। अच्छा। हमने पास में एक फैक्ट्री को दूध देना शुरू करा जी, तो उन्होंने हमारा फैट SNF कम कर दिया जी, कभी क्वांटिटी कम कर दी और हमें जो रेट मिला वो सारा ये काट पीट के 17-18 रुपये लीटर रेट मिला। 2013 की बात मैं बता रहा हूँ। मतलब आपकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया उन लोगों ने? सबने फ़ायदा उठाया, कहीं से गाय लेने में फ़ायदा उठाया, कहीं से दूध बेचने में फ़ायदा उठाया। तो तब हमने देखा भाई इतनी मेहनत करके अगर हम ये अपना दूध 17-18 रुपये में जो है बेच रहे हैं तो हम तो चल ही नहीं पाएंगे, बंद हो जाएंगे। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे डबल थी।
तो हमने ये जो है देखा कि भाई इसका कोई और जो है उपाय नहीं है, हमें खुद डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी जी। और हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, अपने दूध को ग्लास की बोतल में भरा जी। दूध तो हमारा बढ़िया ही था, आप आज भी देख रहे हो कि हमने एक पूरा एक डिज़ाइन करा हुआ है इसको कि भाई ढंग से गाय को हम कैसे बड़ा करें और अच्छे दूध की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें जी। तो वो दूध फिर लोगों को पसंद आया जी। और वो हमने लगभग 3-4 फैमिली से शुरुआत करी थी और आज लगभग हम 8,000 फैमिलीज को देते हैं। और इसके साथ साथ भाई कहेंगे कि भैया 4200 लीटर है और 8,000 को कैसे दे रहे हैं जी। हमने ये पाया कि भाई आप अपने जो फार्म खड़ा कर दिया, अपनी नॉलेज को और फार्मर के साथ भी शेयर करो जी। अब हमारे आसपास लगभग 5 फार्म और हैं जी, जो हम सैटेलाइट फार्म बोलते हैं, और लगभग हमारे 15-16 फार्म यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। तो वो एक तरह से हमने एक फार्मर्स का एक कंसोर्शियम बनाया, सैटेलाइट फार्म बनाए, हमने अपनी फीड फॉडर प्रैक्टिस जो है उनको दी और उनकी टेस्टिंग भी हम खुद करते हैं। तो एक तरह का फीडबैक सिस्टम हमारा पूरा डेवलप्ड है जी। तो ये सारा बना के हम जब मार्केट में ले गए तो लोगों को लगा कि ये तो फार्म फ्रेश एक नया कंसेप्ट है। बिल्कुल, क्योंकि अगर फैक्ट्री की बात करें तो कहीं से दूध चल के आता है, कई दिन उसको लग जाते हैं, तो हमारा तो डायरेक्ट फार्म वाला है, एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जी। यहीं दूध बना, यहीं निकला और यहीं पैक होके सीधा मार्केट में चला। मतलब आपने मिडल मैन बैनिश कर दिया, साफ कर दिया मिडल मैन। बिल्कुल, देखिए जिस चेन में जितने मिडल मैन होंगे वो वहाँ पे उस प्रोडक्ट का उतना खराबी आती जाएगी, क्योंकि सबको अपना फ़ायदा देखना है। बिल्कुल, इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम सोचा कि भी खुद डेवलप करेंगे और खुद इसको जो है मार्केट करेंगे और डायरेक्ट हम किचन तक पहुंचाएंगे इसको। एक वो भी एक बड़ी बात है, जब लोगों को लगा कि यार मेरे को दूध नहीं लेने जाना पड़ रहा और इतना बढ़िया दूध मेरे को घर में मिल रहा है, तो इस तरह से लोगों ने इसको अडॉप्ट करा और आज हम स्टेज पे। आपने बताया कि आपने अपनी मार्केट खुद बनाई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस तरह से आपने अपनी मार्केट डेवलप की और क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमने शुरू करा तो हमने एक छोटी सोसाइटी से शुरू करा था, अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारा जो एक नेटवर्क है वहाँ से हमने शुरुआत करी। और जैसे जैसे लोगों को दूध तो पसंद आ ही गया, भाई इतनी मेहनत करके इतनी क्वालिटी से उनके घर में लेके जा रहे हैं, तो वो उन्होंने अप्रिशिएट करा कि भाई जो है हम और भी लाएँ। तो एक जो सबसे अच्छी मार्केटिंग मैं कहूँगा माउथ मार्केटिंग होती है। एक बंदा जब बोलता है कि यार ये बिनसर ने ऐसा काम शुरू करा है और ऐसे ऐसे लोग हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी का एक मिल्क बना रहे हैं, तो वो एक तरह से जो है लोगों ने इस तरह से अडॉप्ट करना शुरू करा और हमने लोगों को सोसाइटी में अप्रोच करना शुरू करा। लेकिन जब स्केल बढ़ता गया फिर हमने अपने आईटी टेक्नोलॉजी को भी इसमें हम लेके आए। हमने एक वेबसाइट बनाई, अपनी एक ऐप बनाई, ठीक है, और ऐप में हमने जो है सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए। अब प्रोडक्ट भी लोगों ने बोला कि भाई आप दूध तो इतना अच्छा दे ही रहे हो, तो हमें और भी अच्छे प्रोडक्ट लो। तो हम आज जो है अच्छे दूध के साथ साथ घी, बटर में भी हम फ्लेवर जो है करते हैं। तो छोटे छोटे हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमारे पार्टनर हैं सुखविंदर जो मार्केटिंग देखते हैं, उनका एक बड़ा इंटरेस्ट है कि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे बनाएं। तो उन्होंने जो है बादाम मिल्क बनाया, उन्होंने जो है बटर मिल्क बनाया और जो है अलग तरह के और फ्लेवर्ड मिल्क बनाए, और हम जो है पनीर और जो नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वही बना रहे हैं। आज हम काम कर रहे हैं कि इसको एक नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेके जाएं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी ऐप है, कोई भी उसको बिनसर फार्म की ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकता है और कहीं से भी जो है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बैठ के उसको होम डिलीवरी करा सकता है। मतलब ऐप के माध्यम से वो आपको ऑर्डर दे सकता है और आप वहीं पे उसको डिलीवर करा देंगे जो प्रोडक्ट भी वो मंगाएगा। हाँ, हमारा कस्टमर केयर है, हमारा एक मार्केटिंग ऑफिस है जहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको सोल्व करिए, या मेरे को अपने और ऐप में अगर कोई इशू आ रहा है या आपको फार्म भी विजिट करना है तो उसके लिए भी एक माध्यम है कि लोग जो है कस्टमर केयर के थ्रू आ सकते हैं। चलिए, दूध पे बात आई तो दूध आपका जाता है, किस रेट में जाता है आपका दूध? हम 75 रुपये लीटर दे रहे हैं जी। और लोगों को लगता है कि भाई दूध तो बहुत महंगा है, हाँ है ना, लोगों को लगता है कि दूध तो मतलब सस्ता ही होना चाहिए जी। लेकिन अगर देखें तो कुछ पानी के जो ब्रांड हैं वो 100 रुपये लीटर से भी पानी बेचते हैं। बिल्कुल, और दूध को बनाने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी मेहनत, कितने लोग जुड़े हुए हैं, जो है एक एक बूंद को बनाने में देखने के भी इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई मेल न्यूट्रिशन या नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ना हो। बिल्कुल, तो हमारा 75 रुपये लीटर है और मैं कहूँगा ये भी सस्ता ही है, क्योंकि जिस तरह से फीड, फॉडर, तूड़े और हर चीज़ के फ्यूल के, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ के प्राइस बढ़े हुए हैं।
तो आज के आप बंदे के घर पे दे रहे हैं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे खरीदार हैं जो चाहते हैं कि हमें क्वालिटी मिले, रेट उनको वेरी नहीं करता है। बिल्कुल। मैं खुद इस चीज़ से इंस्पायर हूँ, मुझे तो खुद थैली वाला पीना पड़ता है, मजबूरी है। दूध ये पे मैं बिलीव नहीं कर सकता, मुझे तो खुद अगर आप मेरे यहाँ सप्लाई कर दें तो कल से ही एक ग्राहक मैं भी हूँ। आप बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतना सिस्टम देख रहे हैं तो आपको तो ग्राहक होना ही चाहिए। और जैसे आपने बात करी कि भाई जो है एक नई जनरेशन जानती नहीं है क्या हो रहा है, तो इसी के लिए हमने एक जो है स्कूल्स के प्रमोशंस करे हैं। अच्छा। और छोटे बच्चों को बुलाया कि भाई वो एक्चुअल में आके देखें कि भाई फार्मिंग कैसे हो रही है। जी। तो कुछ स्कूलों को हमने इनवाइट किया, वो इवन टीचर्स भी यहाँ से लर्न करके गए कि जी वाकई में आप जो है इंटरनेशनल क्वालिटी का जो मिल्क है इस तरह से सिस्टम से बना रहे हो, तो उनकी भी एक काफ़ी लर्निंग रही। तो हम इसको ये बोलते हैं कि ट्रेसेबिलिटी जो आजकल नया वर्ड है कि आप अपने फूड को ट्रेस कर पाओ, कहाँ पैदा हो रहा है, कैसे डिलीवर हो रहा है और वो कैसे आ रहा है। और जो डिलीवरी की जो आप बात कर रहे हो कि भाई हमारे घर में आ रहे, कन्वीनियंस है, 15 रुपये लीटर तो इसी में लग जाते हैं जी, कि भी हम उसको घर तक पहुँचा दें। तो ये जो ऐसी कॉस्ट हैं जो लोगों को शायद समझ नहीं आती, और एक मैं कहूँगा उनको पूरा एक सिस्टम जानना चाहिए। तो दीपक जी, इतने सवालों के जवाब आपने पूरी ईमानदारी से दिए। एक यक्ष प्रश्न रह जाता है लास्ट का। देखिए, आप इतना बड़ा सेटअप, आप इतनी बड़ी कंपनी में इतने साल जॉब करने के बाद आपने ये शुरू किया अपना डेयरी फार्म, जर्सी और HF गाय का। बिल्कुल। और उसकी अच्छी तरह से आज आप दिल्ली में अच्छी तरह से और NCR में मार्केटिंग कर रहे हैं। लास्ट सवाल आता है कि प्रॉफिट या टर्नओवर साल भर में आपका आज की डेट में क्या चल रहा है? देखिए, जो हमने बिजनेस करा पिछले साल वो लगभग 18 करोड़ का करा जी। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि उससे आगे जाएंगे जी। और ये मैं कहूँगा कमाई नहीं है जी, ये एक बिजनेस है कि हमने इतना अपने यहाँ से प्रोडक्ट्स और मिल्क सेल करे या हमने गायें भी सेल करी, तो ये टोटल मिला के हमने जो टोटल सेल है वो है। कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हम इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट का बिज़नेस नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि इसमें से हम 8-10% का जो है हम नेट मार्जिन निकाल लेते हैं और उस नेट मार्जिन को हम जो है बिज़नेस को बढ़ाने में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि भी हमने बड़ी गाड़ी ख़रीद ली या जो है कोई और जो है उसको कहीं और पैसे को अपनी लग्जरी में लगा दिया। हम इस बिज़नेस को उस प्रॉफिट को यही लगा देते हैं सो दैट ये बिज़नेस स्केलेबल बने, आगे बढ़े, क्योंकि इसकी अपनी जब ये बढ़ रहा है तो इसकी भी अपनी डिमांड है। तो वो जो है एक तरह का एक रोटेशन है, पैसा आया हमने इसी के बेनिफिट के लिए लगा दिया। देखिए, आप जो ये डेयरी चला रहे हैं, आप गाय पाल रहे हैं, ये है फार्मिंग। साथ साथ जो आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, ये है एक तरह से इंडस्ट्री। राइट। आप डेयरी फार्मिंग से इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं और प्रॉफिट आता है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। आज आप 8-10% कमा रहे हैं, कल आपका ये प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, उसमें आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मतलब आज आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, और हमारी संतुष्टि यही है कि भाई हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और एक गांव में एक इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारे साथ और फार्मर जुड़ रहे हैं। और दूसरी संतुष्टि ये है कि भाई ये सब करते हुए एक हम अच्छी इंटरनेशनल क्वालिटी का जो मिल्क है, अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ अच्छी फीड एंड फॉडर उसको दे के और उसको लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में दीपक जी, जिन्होंने आपको अपने डेयरी फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।